बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं दिल स्टार। नाज़रीन, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त रुख ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज जो तकरीर की है लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए उनका ये कहना है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मर्जी से किसी शख्स की तैनाती हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे वो आईजी हो। मुझे किसी की तैनाती के ऊपर कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरिट के ऊपर तैनाती हो। तैनाती जो भी करे उसका इस्तेस्वाब राय वो कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसे किस हद तक पजीराई मिल रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली में जो तब्दीली की और उन शहरों को भी टच करने की कोशिश की जो पहले हिकमत अमली में शामिल नहीं थे, तो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस हद तक रिस्पॉन्स मिल रहा है? वफाकी हुकूमत कुछ दिनों से खामोश तमाशाई बन के देख रही है, कोई बड़ा बयान सामने नहीं आ रहा। हल्की फुल्की सी मौसीकी वाले बयान सामने आते हैं। वो बयानात क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए इंतखाबात के हवाले से कोई भी बड़ा प्लान इनका कामयाब नहीं होगा, इस तरह के बयानात आते हैं। हमारे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे, तो एक दिन का कयाम क्यों बढ़ाया गया? जो वजह सामने आई वो ये आई कि तबीयत की खराबी के बायस उन्हें एक दिन वहां पर मजीद ठहरने का मशवरा दिया गया, इस वजह से वो ठहरे। लेकिन कुछ खबरें और भी मंजर आम पे हैं कि किसी बात पे डेडलॉक है, वो डेडलॉक नहीं खत्म हो पा रहा, जिसकी वजह से वजीर आजम ने एक दिन का कयाम वहां पे मजीद बढ़ाया। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस, उनका दौरा पाकिस्तान मुलतवी हो चुका है, रीशेड्यूल किया जाएगा। 21 नवंबर को वो इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 समिट में शिरकत करेंगे। तो क्या ये पहले से तयशुदा नहीं था कि वो शिरकत करेंगे? क्या अब भी आके ये उनकी हिकमत अमली में शामिल हुआ कि पाकिस्तान जाने की बजाय वो उधर जाएंगे? इस सब पे मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात ये अहम खबर क्या है कि लंदन में क़याम को क्यों बढ़ाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मेरे पास तो इतला ये है कि किसी एक बात पर डेडलॉक मौजूद है। शहबाज शरीफ और बड़े मियाँ साहब पर बात बड़े मियाँ साहब की ही मानी जानी है। मेरे पास इतला यह है कि बड़े मियाँ और शहबाज शरीफ साहब में बहुत से मामलात पर गुफ्तगू हुई, जिसमें सबसे अहम मामला तैनाती के हवाले से है। बड़े मियाँ साहब ने एक ऐसा नाम दिया जो 5 से भी आगे जाके आता है, जो 5 से भी पहले 5 से भी नीचे आता है, जिस पर थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा एतराज़ भी किया गया। उस एतराज़ के बावजूद भी बड़े मियाँ साहब ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया, जिसके बाद कोशिश की जा रही है कप्तान उसकी तरफ से, छोटे मियाँ साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि किसी तरीके से इस टर्नआउट को ख़त्म करके मैं कुछ मना लूँ। चूँकि मेरे पास इतला ये है कि छोटे मियाँ साहब पाकिस्तान में कुछ वादे वईद करके गए हैं, कुछ लोगों से, कुछ अहम शख्सियात से कुछ वादे करके गए हैं, कुछ पैगाम रसाज जो थे उनसे वादे किए गए हैं, कुछ कासदीन जो है कासद जो थे उनसे वादे किए गए हैं। कोई वो वादे पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। बड़े मियाँ साहब इस मामले में बिल्कुल क्लियर और क्लीन तौर पर जवाब दे चुके हैं कि मैंने जो चिट तुम्हें दी है तुम इसी के मुताबिक करोगे। मेरे पास इतना ये कि आज भी जो मियाँ साहब के राब्ते आसफ अली जरदारी और मेंगल साहब से और उसके बाद मौलाना फजल रहमान और दीगर लोगों से हुए हैं, वो राब्ते भी शहबाज शरीफ साहब ने ही करवाए हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा हल निकल आए कि हम बाइज़्ज़त तरीके से जो वादे करके आए हैं वो पूरे हो सकें। अब फैसला ये हुआ है वहाँ पे, जो मेरी इत्तला है कि डेडलॉक बरकरार है और बड़े मियाँ साहब ने ये वाज़े तौर पे कह दिया है कि जो मैं कह रहा हूँ इसी पे अमल होगा, इससे हट के कोई दूसरी बात नहीं होगी। जिसके बाद हालात ये हैं कि छोटे मियाँ साहब इंतहाई परेशान हैं और छोटे मियाँ साहब ने किसी को फ़ोन करके ये भी कहा है पाकिस्तान में कि लगता है कि अब मामलात ख़त्म हो रहे हैं। ये लफ्ज़ मैं आपको कह रहा हूँ और इसकी ये बाकायदा किसी मुस्लिम लीग नून के अहम ज़ुम्मेदार को कहा। फिर उसी मुस्लिम लीग नून के अहम ज़ुम्मेदार ने बाकायदा एक मीटिंग में कहा कि समझें ये हमारी आखिरी मीटिंगें चल रही हैं। या सर, उन्होंने कहा ये हमारी आखिरी मीटिंगें चल रही हैं। अब जो बहाना बनाया जा रहा है कि मियाँ साहब सफ़र के काबिल नहीं हैं, बीमार हैं, मुझे एक बात बताएं, 4 घंटे 3-3 घंटे 6-6 घंटे मीटिंग होती है, आज भी मीटिंग हुई है। वो कौन सी बीमारी है जिसमें मीटिंग तो हो सकती है लेकिन जहाज़ का सफ़र नहीं हो सकता?
वो कौन सी बीमारी है जिसमें आप सारा दिन फिर तो सकते हैं, मीटिंगों में बैठ सकते हैं, अहम तरीन गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन जहाज़ का सफ़र नहीं हो सकता? ये सिर्फ एक बहाना है। और असल में जो मैंने आपको अंदर की खबर दी है, अंदर की मेरे पास जो इतलात हैं, वो खबर यही है। क्योंकि आज मैं सदर पाकिस्तान ने जो एक 2 तकरीब रखी थी, एक तकरीब में मैं भी गया था, तो उसमें भी बहुत सी अहम गुफ्तगू आई। तो उसमें भी बिल्कुल वाज़े तौर पर ये इशारा दिया गया गुफ्तगू में कि मामला बहुत हद तक तय हो चुके हैं, और उन तयशुदा मामलात में ये भी चीज़ शामिल है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन और दीगर 2-3 चीज़ें और थी। लेकिन एक मीटिंग का जो एलामिया जारी हुआ उसमें सदर पाकिस्तान का ये कहना था कि मैंने बहुत कोशिश की है मुज़ाकरात की, लेकिन नए इंतखाबात के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। वो यही कहेंगे ऑन द रिकॉर्ड। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें ऐसे बता रहा हूँ। जिस मीटिंग में हम थे, जिस खाने में हम थे, जिसमें उसमें चंद लोग थे, जो गवर्नर हाउस के अंदर हुआ था उसमें काफ़ी रश था। और मज़े वाली बात है, कुछ ऐसे भी सहाफ़ी थे जो सहाफ़ी नहीं थे। या सर, कुछ ऐसे भी सहाफ़ी थे बन के आए हुए थे जो सहाफ़ी नहीं थे, लिहाजा छोड़े उसको, वो तो हो गया जो होना था। लेकिन मैं आपको ये जो बात कह रहा हूँ कि वो है जो मैंने अपने कानों से सुनी है, आँखों से देखी है, ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर और वाज़ेह। लंदन डेडलॉक था, डेडलॉक में ख़त्म नहीं हो सका। मियाँ साहब का हुक्म है, जो बड़े मियाँ साहब को हुक्म होगा, छोटे मियाँ साहब को मनोमन उसी पर अमल करना पड़ेगा। छोटे मियाँ साहब ने किसी जगह जिक्र किया है कि मुझसे ज़्यादा अहमियत मरियम साहिबा की बात को दी जा रही है, मुझसे ज़्यादा अहमियत किसी और को दी जा रही है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि गेम करने वाले बड़े गेम ज़ाहिर तो गेम बड़ी अच्छी खेल रहे हैं और वो एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। वो या सर किसी वक्त में बता देंगे हम कल के वक्त क्या शिकार हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जो चिट बड़े मियाँ साहब ने लिख के भेजी है और जिसमें मैं कह रहा हूँ कि 5 से नीचे भी शुरू है, उस चिट के हवाले से मैं आपको बता दूँ मियाँ साहब की वो चिट शायद ना चल सके। शायद उस चिट पर ये ज़रा वापस आ लेने दे। वापस आने के बाद आपको हालात इतने तेज़ी से बदलते हुए नज़र आएंगे, आप सोच नहीं सकते। मियाँ साहब की वापसी लेट होना और कुछ समरी को आगे ना भेजना, बहुत सी वजूहात हैं जो हम टीवी पे बयान नहीं कर सकते। लेकिन इशारतन मैं आपको ये बताऊँ, मियाँ साहब की वापसी पे आपको बहुत सी चीज़ें तब्दील नज़र आएंगी। बड़े मियाँ साहब की बहुत सी ख्वाहिशात दम तोड़ती नज़र आएंगी, और अगर वो दम तोड़ती हुई नज़र नहीं आएंगी, नहीं दम तोड़ेंगी, तो फिर मुल्क किसी और तरफ जाता नज़र आएगा। क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिन नामों पे या जिन कामों पे इत्तफाक कर चुके हैं, पीडीएम में शामिल तमाम जमातें उससे मुत्तफिक हैं, या वो मियाँ नवाज शरीफ साहब वाली आरा रखती हैं? कोई भी ना मियाँ नवाज शरीफ के नामों पे कोई मुत्तफिक है, ना शहबाज शरीफ के नामों पे मुख्तलिफ है। भाई मुझे एक बात है, किस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे कि उनके दिए हुए नाम काबिल कबूल ना हो, और किस तरह वो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ के दिए या नवाज शरीफ के दिए हुए नाम काबिल कबूल हो और हमारे नाम दिए हुए काबिल कबूल ना हो। नवाज शरीफ सारी जंग ला रहा अपनी बेटी के लिए, आसिफ अली जरदारी सारी जंग ला रहा अपने बेटे के लिए, तो दोनों का मुफाद जो है लहदा है। दोनों जो है वो किसी सूरत में भी किसी अपने एक दूसरे के नामों पर इत्तफाक नहीं करेंगे। मैं आपको ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। आपको चंद दिनों बाद ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल हकीकत है, और मेरी इस हवाले से बड़े ज़िम्मेदारान से बात हुई है। मेरी पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों से बात हुई है, मेरी मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदारान से बात हुई है, मेरी एक वफाकी वजीर से बात हुई है। उसने तायद की है इस बात की, उसने बताया, मैंने उससे पूछा मेरे पास ये इतलात, उसने कहा बिल्कुल दुरुस्त इतलात है। इसी तरह चल रहा है। तो आप कहेंगे पीडीएम जो है आपस में मुतफिक नहीं, पीडीएम इस वक्त मुतफिक सब इस चीज़ पे है कि इमरान खान को नहीं आना चाहिए। सब इस चीज़ पे मुतफिक है कि इमरान खान जो है अगर वो आ गया तो हम सबको सियासी तौर पर वो खा जाएगा। अगर इमरान खान के फौरी इलेक्शन के मुतालबे को पूरा कर दिया गया तो हम किसी जगह से भी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। इवन सिंध के अंदर से बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, कहीं से भी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। ये इस बात पर ज़रूर ये इकट्ठे हैं। लेकिन तैनाती के मामले पर सबकी अपनी अपनी आरा, अपने अपने उम्मीदवार, अपनी अपनी पसंद जो है वो शामिल है। राना साहब, कबल इस वक्त इंतखाबात के ऊपर भी कोई मुत्तफिक नहीं है। जिन्होंने मुत्तफिक करवाना है वो करवा लेंगे, क्यों फिक्र करते हैं? जिन्होंने मुत्तफिक करवाना है वो करवा लेंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा मियाँ साहब को वापस तो आ लेने दें। आ रहे हैं? हाँ आना है, और किधर जाना है, क्या करना, वहाँ पे रहेंगे। कितने दिनों में?
हो सकता है एक आधे दिन मियाँ साहब को पीर के रोज तक पाकिस्तान मैं में बड़े होना। मियाँ साहब की बात कर। बड़े मियाँ साहब अभी नहीं आ रहे, बड़े मियाँ साहब नहीं आ रहे। मैं आपको लिए तो वो सिफारती अभी नहीं आ पासपोर्ट का इजरा किस वजूहात की बुनियाद पर? किसी और मुल्क भी तो जा सकते हैं ना, कहीं और से भी सिफारिश करा सकते हैं ना, कहीं और से भी प्रेशर डलवा सकते हैं ना। इतनी जल्दी वापसी नहीं है भाई। वापस आना तो भी छोटे मियाँ साहब के साथ ही आ जाए, क्यों नहीं आ रहे? आ जाए, क्या खौफ है? वफाक की इस्लामाबाद में उतरते हैं, पुलिस इनकी, सारा कुछ इनका, क्या फिक्र है इनको? कोई दिसंबर में भी वापसी नहीं देख रहे? दिसंबर का महीना बड़ा मज़ेदार महीना होता है, बीघा बीघा सा दिसंबर होता है। देखें तो सही, दिसंबर तो आ लेने दें, पहले ये नवंबर का महीना तो गुजरने दें। नवंबर के महीने के हालात देखने के बाद ही दिसंबर के फैसले जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। हर सियासी जमात, ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म कह रहा हूँ, हर सियासी जमात नवंबर के फैसलों के बाद दिसंबर के फैसले करेगी। ये बड़ी क्लियर और साफ सी बात है। हर सियासी जमात नवंबर के फैसलों के बाद दिसंबर के फैसले करेगी, और नवंबर के फैसलों के बाद दिसंबर में क्या फैसले होते हैं ये भी पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। मुझे तो लग रहा है कि नवंबर में ही बड़ा सरप्राइज होगा। मेरे पास जो इतलात है वो तो नवंबर की हैं। दिसंबर में तो तैयारियां होनी है, दिसंबर में तो रुखसती की का अपना सामान समेटने की, ये सारा सिलसिला चलना है, इससे आगे नहीं चलता। मुझे मार्च अप्रैल में इंतखाबात देख रहे हैं? हाँ, मार्च अप्रैल, मैं नहीं कह रहा। देखें, 3 अमरीकी जो बड़े मारूफ तरीन लोग हैं उन्होंने ये अपने वहाँ पे अपने रिसर्च पे किया कहा है और अपने इंटरव्यूज में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मार्च अप्रैल में इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। उन्होंने किस बुनियाद पे कहा है? देखें ना कोई चीज़ तो है। मुझे आज एक बात बताइए यासर साहब, ये अचानक जो दौरा मुलतवी हुआ है, यहाँ तो ये दौरा था ही नहीं, पहली बात। नंबर 1, अगर दौरा नहीं था तो फिर इसका इतना प्रोपेगेंडा क्यों किया गया? अगर दौरा था, पाकिस्तान का सबसे करीब तरीन रिश्ता, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मोहब्बत, पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा उल्फत, और पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को हर मुश्किल वक्त में अगर कोई काम आया तो वह सऊदी अरब है। ऐसा ही है ना जी? और मुझे एक बताया, कभी ये मुमकिन ही नहीं था कि सऊदी वज़ीर आज़म वली अहद क्राउन प्रिंस ये पाकिस्तान आए और इमरान खान इनके आने पर एहतजाज करता। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मुमकिन नहीं था। मेरी ये खुद बात कप्तान से हुई, तो कप्तान ने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो 1% ऐसा नहीं होना था, 1% भी। बल्कि उसने कहा कि हमें आप इस्तकबाल करने वालों में देखते हैं, क्योंकि वो हमारा पाकिस्तान का मेहमान है और मेरा उससे अच्छा ताल्लुक है, और सऊदी अरब से हमारे तल्लुकात बड़े बेहतरीन तल्लुकात है। तो सोचना ये होगा, मेरे पास तो बहुत सी इतलात है, ये दौरा क्यों मंसूख? अगर दौरा था तो फिर अगर दौरा नहीं था तो फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा उधर इंतजामात के लिए मौजूद क्यों होता है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर दौरा था, चले मुझे आप बता दें आज कितनी तारीख है? 12। दौरे के लिए पूरे इंतजामात होते हैं ना जी, कोई छोटा काम तो नहीं था। तो वज़ीर आज़म साहब किधर थे? वज़ीर आज़म साहब किधर हैं? आ ही रहे हैं वापस। वो हैं किधर? लंदन में। इधर होना चाहिए था ना। तो आना भी तो 21 ये एक अगर दौरा था, अगर दौरा नहीं था तो फिर और बात है। अगर दौरा कैंसिल हुआ है तो फिर मैं आपको बड़ी खबर ये दे दूँ, फिर इसलिए कैंसिल हुआ है कि उनको भी इल्म में ये बात आ चुकी है कि वो कोई नई तैनाती और नई हुकूमत जिसके साथ जिसकी भी हो उसके साथ वो चलना चाहेंगे। इसका मतलब है अगर ये दौरा मुलतवी हो गया है तो इसका मतलब बड़ा क्लियर और साफ है कि रुखसती शुरू हो गई है। यानी आप ये देख, मैं कह रहा हूं अगर दौरा था, अगर रीस्केजुअल भी होता है तो फिर दिसंबर में होगा। मैं कह रहा हूं अगर दौरा था और ये मुलतवी हो गया है तो फिर आप ज़हन में रखिएगा हुकूमत की रुखसती शुरू हो गई है, फिर हुकूमत की रुखसती रुकती नहीं। और अगर नहीं था तो फिर किस बुनियाद पर यह प्रोपेगेंडा किया गया? ये सारी चीज़ें अब देखें, हमारे वजारत खारजा ने तो तस्दीक कर दी ना कि दौरा कैंसिल हो गया, सऊदी अरब की तरफ से भी हो गया। इसका मतलब दौरा था ना जी। हाफिज़ ताहिर रशीदी साहब भी वज़ाहत कर चुके हैं, उनका ऑडियो वीडियो बयान भी मैंने सुना है। तो आप मुझे बताएं कि क्या कोई एक बयान ऐसा तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हम क्राउन प्रिंस के आने पर एहतजाज करेंगे? कोई एक बयान, कोई एक चीज़ ऐसी मुझे बता दें। मुमकिन ही नहीं था। मैं आपको कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने खुद ये बात की कि ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता।
मेरे उससे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई हरकत ही नहीं होने देंगे कि कोई हमारा आया हुआ मेहमान जो है उसको हमारी सियासी जो आपस की मुखालफत या सियासी अदावत या सियासी जो एक चलता है सिलसिला उसमें कोई हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं था यासर। 1% मुमकिन नहीं था, 1% भी। फिर सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि कुछ होने जा रहा है और जो कुछ होने जा रहा है वो क्या हो जाएगा उसका इंतजार हो रहा है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ बता दूं। राना साहब, लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी पीटीआई की, रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का तयन हो चुका? चले मैं आपको खबर दे दूं जी। खबर मैं आपको दे दूं कि 18 तारीख के बाद, पहले था पीर मंगल बुध, अब नहीं, मैं आपको बड़ी खबर और पक्की खबर दे रहा हूं। 18 तारीख के बाद किसी वक्त भी कप्तान वहां होंगे। 18 तारीख के बाद, हो सकता है वो 18 तारीख हो सकता है 19 हो सकता है 20 हो, इतवार का दिन हो सकता है सैटरडे हो सकता है जुमा हो। कप्तान 18 तारीख के बाद किसी वक्त भी पिंडी में मौजूद होगी। तारीख नोट कर लीजिएगा, वक्त नोट कर लीजिएगा, आपके सामने आ जाए। इस्लामाबाद में दाखिले की कोशिश कब तक की जाएगी? दाखिले की नौबत ही नहीं आएगी। कब तक रावलपिंडी बैठे रहेंगे? मैं कह रहा हूं बैठने की भी नौबत इतनी लंबी नहीं आएगी। 3-4 दिन तो बैठेंगे। मैं कह रहा हूं 3-4 दिन का वक्त ही नहीं होगा। इंतजार तो करें आप। क्या हो गया यासिर साहब? बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं, आपकी तवक्कुआत से ज्यादा तेजी से चीजें। 18 के बाद कितने दिन की तवालत हो सकती है? जिस दिन खान वहां पहुंचेगा। 18 के बाद 8 दिन की भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं जिस दिन खान साहब वहां पहुंचेंगे 18 के बाद, हो सकता है 18 को पहुंचे। 18 के बाद खान जिस दिन वहां पहुंचेगा, 2 से 3 दिन तो ज्यादा, मैं समझता हूं 48 घंटों में फैसला हो जाएगा। सही, आप ये समझते हैं कि खान साहब के वहां पे पहुंचने के 48 घंटों बाद फैसला हो जाएगा? जी बिल्कुल। और तमाम तर लॉन्ग मार्च भी पहुंच चुका होगा वहां पे? शायद हो सकता है लॉन्ग मार्च, आप 16 को मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हो 16 या 17 को, तो लॉन्ग मार्च सारा इस्लामाबाद पिंडी पहुंच चुका हो। यानी ये तो फिर वो बात हो गई कि लॉन्ग मार्च के पहुंचने के बाद खान साहब वहां पे जाएंगे। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि पहुंच चुका हो और खान साहब जो है 18 तारीख को वहां पर जिस जगह पे इकट्ठे करना है वहां पे इस्तकबाल के लिए मौजूद। अच्छा, एक आखिरी सवाल ब्रेक से पहले, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई ने जो अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली लेके आए, ये टोबा टेक सिंह की तरफ गए, इन इलाकों को टच करने का कितना फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। वहाँ से लोग जो आना चाहते थे जहाँ खान साहब का रूट नहीं था, एक तो वहाँ पे मुतहरक हुए। एक लॉन्ग मार्च पूरे पंजाब के उन जगहों पर भी चला गया जहाँ पर पहले रूट नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, तंजीम चेक हो गई, तंजीम के लोगों को चेक कर लिया गया, लोगों को मुतहरक कर दिया गया, एक किस्म की इलेक्शन कंपेन हो गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आप देखें यासर, आप उस चीज़ को बिल्कुल उस पर नहीं देख रहे। सबसे बड़ी चीज़ देखें, कप्तान 2 दिन से जो तकरीर कर रहा है, कप्तान उस पर किसी का नाम नहीं ले रहा। कप्तान की 2 दिन की तकारीर जो है आप निकाल के देख रहे, कल की और आज की, उसमें बहुत सी चीज़ों का फ़र्क है। तो इस फ़र्क के बाद कई जगहों पर चीखें निकल गई हैं, पीडीएम के अंदर चीखें बज रही हैं, चीखें निकल रही हैं कि कप्तान ने जिनको तनकीद का निशाना बनाना था, जिनका तोपों का रुख कप्तान का जिस तरफ था, अचानक क्यों रुक गया है? कप्तान क्यों कह रहा है आज कि मुझे कोई शौक नहीं आईजी लगाने का, कोई मुझे शौक नहीं चीफ जस्टिस के कौन हो, कोई नहीं कि आर्मी चीफ कौन हो, कोई नहीं कि फला, हम कहते हैं मेरिट पे हो, जो मर्जी हो। आज क्या खान ने अपनी पूरी तकरीर में कोई मुतनाज़ा बात की? चलें इसी पे बात करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इसी पे बात करते हैं कि बदलाव किस वजूहात की बुनियाद पे है और आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल नैरेटिव की कैंपेन है वो किस हद तक तेज़ होगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई सियासी हिकमत अमली रावलपिंडी पहुंचने के लिए दिन कौन सा मुकर्रर किया गया, रावलपिंडी पहुंचने के बाद प्लान क्या होगा, कुछ रिवील कर चुके हैं राना अजीम साहब, और कुछ देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को टास्क क्या दिए गए हैं। बयानिए के हवाले से, कारकुनों को मुत्तहद रखने के हवाले से, तंजीम साजी के हवाले से और इलेक्शन कैंपेन के हवाले से मजमूई तौर पर इसी पर बात की जाएगी। हमें पंजाब के सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब ने ज्वाइन किया। मलिक साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। मलिक साहब, अगर देखा
जाए तो पीटीए ने सानह वजीराबाद के बाद अपनी हिकमत अमली में जो तब्दीली की उससे अवामी मकबूलियत में मजीद इजाफा हासिल करने के इकदाम किए गए। जिस तरीके से आपने उन इलाकों के दौरे किए जिन इलाकों को पहले रूट में शामिल नहीं किया गया था, तो नई हिकमत अमली के तहत आपको मकबूलियत किस हद तक बढ़ती हुई दिखाई देती है और तंजीम साजी के हवाले से क्या कोई प्लान फिर से तश्कील नौ पा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो आज की जो करंट सियासी सूरत हाल है, ये कभी पाकिस्तान के लोगों ने इस तरह की हिकमत अमली नहीं देखी थी, ना ही आपके कैमरे की आंख ने इस तरह की चीज़ें देखी थी कि जिस तरह लोगों को मोटिवेट किया गया। पहले 57 के करीब जलसे किए गए पूरे पाकिस्तान में, और जोक दर जोक लोग आए और उन्होंने इमरान खान के बयानिए को सुना, ना सिर्फ सुना बल्कि उसको कबूल किया। मैं समझता हूँ कि एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह जो हमारे नॉन कंसर्निंग जो लोग होते थे, पॉलिटिकल सिस्टम थे, वो सारे उस धारे में शामिल हो गए हैं। आप जिस तरह लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन शो की है, जिस तरह बयानिए को सुना गया है, एक्सेप्ट किया गया है, वो उस चीज़ का वाज़ेह सबूत है। तीसरी बात, जो ये लॉन्ग मार्च पहले होता था, एक तरफ से शुरू होते थे, भागम भाग जाते थे और जाकर सारी चीज़ें कुछ ना कुछ पहले तय होती थी और कुछ करने वाली होती थी, जाके तय कर लेते थे। लेकिन ये लॉन्ग मार्च, एक्चुअल जो लॉन्ग मार्च वो यही है कि आप देखें कि एक तरफ से असद उमर साहब चले हुए हैं, दूसरी तरफ से शाह महमूद साहब चले हुए हैं, और पहले कप्तान खुद लीड कर रहे थे। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, अभी साउथ वाले बाद में जाकर शामिल होंगे, तो इस तरह जो पूरा साउथ से पंजाब से शामिल होंगे, फिर KPK है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इवन सिंध से जो काफिले निकल रहे हैं, तो उनकी वो जो कन्वर्जेंस है वो वहाँ पे जाकर होनी है पिंडी में, और वहाँ से आगे जाके चीज़ें चलनी है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी ये भी पाकिस्तान के लोगों ने पहली दफ़ा देखी है, और पूरा पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। अदरवाइज चंद किराए के लोग आ जाते थे जिनको पे करके लेके आया जाता था। जैसे आपके सामने कराची का मार्च था जो कि चला था, मौलाना फजलुर रहमान साहब का मार्च था, एक लाहौर से चला था। वो लोग थे जिनको बिरयानी की प्लेटों पर और इन चीज़ों पर ला कर बिठाया जाता था और उनसे मुतालबत करवाए जाते थे। यहाँ पे लोग खुद अपने खर्चे पे जा रहे हैं। मुल्क के जो मुफादात हैं वो हर बंदा उसको अपना मुफाद समझ रहा है, इनकी ओनरशिप ली हुई है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और पाकिस्तान के लोग इस वक्त जो मोटिवेटेड है, और ये पॉजिटिव साइन है। ये तो सियासी आपकी सूरत हाल हो गई। आज हमजा शहबाज शरीफ बड़े आपकी वजारत पे खासकर बड़े चीखे, और उन्होंने बड़ी तनकीद की कि डिंगी बड़ा फैल गया है, हुकूमत नाकाम हो गई है। मैंने आपको 24 घंटे काम करते भी देखा है, मैंने आपको लोगों से मिलते भी देखा है। और ये क्या है, वाकई डिंगी इतना फैल गया है, या ये भी सियासत, इस पे सियासत हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए जी, अब इनको कुछ कहने को तो मिलता नहीं है, और इस तरह मिस गाइड और मिसलीड करने की ये कोशिश करते हैं लोगों को, जो इनका पुराना वतीरा है। आपको मैं फिगर्स के साथ बात कर सकता हूँ। ये जब से ये हमजा सरकार आई थी, अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक, आप देखें कि इनकी जो टोटल एक्टिविटीज़ थी, जो सर्वेलेंस और इस तरह की जो चीज़ें थी पंजाब में इन्होंने की, वो सिर्फ 2 करोड़ के करीब थी। हमने अगस्त के बाद जब अब तक देखें कि मेरे ख्याल 2.5 महीने हुए हैं, सारे 2.5 महीने में हमने 11 करोड़ एक्टिविटीज़ की हैं। इस तरह की जो सर्वेलेंस एक्टिविटी है, लार्वा डिटेक्शन है, फॉगिंग है, IRS है, जो आपका सारे जो सिस्टम है इसका डेंगी का। आप देखें कि पिछले साल जो कंपैरेटिव स्टडी देखें तो 98 के करीब डेथ्स थी। इस दफ़ा हमारी टोटल डेथ्स अब तक जो है 15 नवंबर तक, बल्कि 1 नवंबर तक कोई 38 के करीब हैं। हमारे जो बेड ऑक्यूपेंसी जो पिछले साल की निस्बत से इस दफ़ा कम है। हमने जो इन 2.5 महीनों में 3 महीनों में काम किया है, वो हमने इनके ऊपर पर्दा डाला है कि इनकी जो इनएफिशिएंसी थी, जो 3 महीने ये इलीगल पोस्टिंग ट्रांसफर्स करते रहे हैं, जो लोगों के घरों में फोर्सेस को दीवारें फलांगने के लिए लगाते रहे हैं, जिस तरह इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं इन 3 महीनों में, वो इनकी जो किए थे वो हमने 2.5 महीनों में आके उनको कवर किए। हालांकि जब ये मच्छर की जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो
वो दौर था जब ये रिजीम चेंज वाला इनका ऑपरेशन था और इन्होंने जो यहाँ पे पंजाब में उद्यम मचाया हुआ था, ये उन्होंने बजाय इसके कि इन चीज़ों को मैनेज करने के ये हमारे लिए छोड़ कर चले गए। लेकिन मुझे अपनी टीम पर फख्र है, वो जो नेक्सस बने हुए थे इनके मैंने आके ब्रेक किए हैं। आपको ये जानकर मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो खुशी होती है कि जो घोस्ट भर्तियां जो लाहौर में 5000 के करीब लोग चल रहे थे बगैर रिकॉर्ड के, बगैर रिकॉर्ड के 5000 लोग, फैसलाबाद में 5000 लोग थे जिनको ये पे मैनुअली दी जा रही थी और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। और फैसलाबाद में भी कहाँ से ये चीजें जा रही थी। तो मैंने आके फैसलाबाद में, जी फैसलाबाद में था, पिंडी में था, शेखुपुरा, गुजरांवाला, जहां पर ज्यादा लोग रखे हुए थे वहीं पर ये सारे जो डेंगू के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने शुरू हुए। तो मैंने इनको प्रोब किया तो मुझे पता चला कि इसमें सारी घोस्ट भर्तियां की थी, मैनुअल उनको तनख्वाहें जाती थी। मैंने उनको पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इनका बनवाया और इनको मैंने मैंडेटरी कर दिया है कि इनकी जो पेज हैं जो एंड्रॉयड एक्टिविटी शो करेगा। और डॉक्टर साहब उम्मीद करते हैं कि आपके जो इकदाम हैं ये इसी तरह शफाफ तरीके से आगे बढ़ते रहें और बेहतरी आती रहे महकमा सेहत में। लॉन्ग मार्च के हवाले से ये पूछना है कि लॉन्ग मार्च का पहले आपने एलामिया जारी किया कि इस्लामाबाद जाएंगे, फिर बातें पिंडी तक आ गई, फिर पहले 1 तारीख दी गई, अब उसमें तवालत सामने आ रही है। तो बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि आपका इस्लामाबाद जाने का इरादा ही नहीं है, आपका मिशन ही क्लियर नहीं है। मिशन असल में है क्या, कब पिंडी पहुंचना है और कब पिंडी से इस्लामाबाद जाने का फैसला करना है? देखिए जी, ये जो पीडीएम है ये पहले कहती रही कि हम इस असेंबलियों को नहीं मानते, हम प्रेसिडेंट को नहीं मानते, हम ये जो सिस्टम है इसको नहीं मानते। जब हम लोग तैयार हुए तो ये भाग खड़े हुए और वही असेंबलियां जब इनके अपने वजीर बनने शुरू हो गए, वजीर आला बनने शुरू हो गए, तो वही असेंबलियां इनके लिए हलाल हो गई जिनको पहले ये हराम कहते थे। मौलाना साहब का बेटा वजीर बन गया तो उनकी भी वो तकलीफ दूर हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ बन गए तो उनकी तकलीफ दूर हो गई। हमजा शहबाज वजीर आला बना तो उनकी तकलीफ दूर हुई। पीपल्स पार्टी वालों का बिलावल भुट्टो बना तो उनकी तकलीफ दूर हो गई। हालांकि ये 3 साल यही सड़कों पर घूमते रहे, लॉन्ग मार्च करते रहे कि हमें इन असेंबलियों की सेंटिटी पे हमें शक है, ये असेंबलियां जेन्युइन नहीं है। जब ये खुद बन गए तो वही असेंबलियां भी जेन्युइन हो गई। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि हम मैंडेट के थ्रू आए हैं, पब्लिक ने हमें भेजा है, तो ये नहीं मानते थे। जब इनकी बात सुन ली गई, मान ली गई कि आए नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं जो ये मुतालबा करते थे, तो अब ये आगे आ गए हैं और पब्लिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके पीछे पीछे है। ये कोई जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल प्रोसेस है कोई एक दिन का नहीं होता, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है। और इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी है कि जिस तरह पूरे मुल्क को इन्होंने खड़ा कर दिया है और अपनी जो पहले लोग, मैं बता रहा था कि जो इलेक्शन के दिन को छुट्टी का दिन मनाया करते थे, जो नौजवान इलेक्शन से बिल्कुल अपने आप को फासले पे रखा करते थे, जो फैमिलीज थी वो इस सिस्टम में होती नहीं थी, पॉलिटिकल सिस्टम में, और एक लेबल लगा हुआ था कि ये अल्लाह माफ करे, मैं सारे एक जैसे तो नहीं है कि ये सारे करप्ट लोगों का टोला है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते रहते हैं। ये वो लोग थे जो बिल्कुल साइड पे होते थे। इमरान खान की वजह से ये वापस आ गए, इस सिस्टम में आ गए, धारे में आ गए। अब उनको पाकिस्तान की इस्लामाबाद का पहले भी फिक्र थी, अब ज्यादा फिक्र है। यासर का जो सवाल है जी, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब वैसे अजरह तफन्नुन आपका जवाब भी जो है ना ये लॉन्ग मार्च की तरह तूल पकड़ गया है। तो मुझे समझ नहीं आई कि पिंडी पहुंचेंगे किस दिन। मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए, मैं ये बैकग्राउंड जब तक लोगों को पता नहीं होता तो उनको चीजों की समझ नहीं आती। मैं इमरान खान साहब ने कहा था कि ये स्ट्रेटेजी होती है कि जो पहले मुखालिफ जब जो है टीम करती है तो उसके मुकाबले में जो हमारे कप्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी उन्होंने बताया था कि वो जो कर रहे हैं उनको पता है वो कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने करना है वो मुझे पता है और मैंने वो पते शो करने हैं। तो कप्तान की ये स्ट्रेटेजी है, इनको भगा भगा के मारना है और इनको बता के मारना है कि तुम लोग नाअहल हो। अगर इसमें कारकुनान थक गए तो मफादात का सौदा किया और एक दिन नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो थकने वाला नहीं है। आप देखें कि पहले ये लोग बिरयानी पे लेकर जाया करते थे लोगों को, पॉलिटिकल जो पार्टी थी,
ये सारे अपने खर्चे पे जाते हैं। कोई कारकुन थकने वाला नहीं है। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो आखिरी दिन तक नहीं थकेगा, पाकिस्तान के मुफादत पे कभी सौदा नहीं होने देगा। ये आप देखेंगे कि ये दिन ब दिन आप देखें कि लोग पहले कहते थे कि इमरान खान के होते हुए लोग निकलते हैं, तो अब इमरान खान साहब तो घर बैठे हैं, वीडियो लिंक पे खिताब कर रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब का जो वजीराबाद में इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह लोग वहां से निकले हैं, और आगे गुजरात में हुआ है, आज लाला मूसा में था, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और जो लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, खान साहब ने कहा था कि तीसरा हफ्ता नवंबर का मैं दिल्ली में होऊंगा। तीसरा हफ्ता जो है वो शुरू होने वाला है, तो क्या खान अपनी स्ट्रेटेजी किसी जी क्या अगला खान साहब अपनी स्ट्रेटेजी अपने पास नहीं, मेरा ख्याल है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चीजें तब्दील भी हो सकती हैं और उस टारगेट पे हम जा भी सकते हैं। ये बेचारे कंटेनर लगा लगा के इनको थका दिया है, कभी लगा लेते हैं कभी हटा लेते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेट करना क्या है। तो वो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनकी वजह से। मतलब हम तो अपनी स्ट्रेटेजी जो हमारी है, हमारा गोल है, वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि ट्रांसपेरेंट, शफाफ, साफ इलेक्शन पाकिस्तान की आप ये समझते हैं कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसका विजन क्लियर है, उसके अंदर कोई इबाहम नहीं है? हाँ बिल्कुल, इमरान खान की स्ट्रेटेजी में कोई अभाव नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है और अपने टारगेट्स के मुताबिक जा रहे हैं कि जब आपको जरूरत होगी केपीके से भी लोग आ जाएंगे, सिंध से भी आ जाएंगे, बाकी सूबों से भी आ जाएंगे, और पंजाब से तो इंशाल्लाह जो देखे ना आपने जिस तरह चल रहा है और पूरा एक एक जिला टच कर रहा है। हमारी इलेक्शन कैंपेन भी हो रही है, लोग मोटिवेट भी हो रही है और अपना इंशाल्लाह हम टारगेट भी वसूल करेंगे। जी सही, टारगेट अचीव कर लिया जाएगा। इलेक्शन कैंपेन के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है वो क्लियर है और विजन भी क्लियर है। हुकूमत को थकाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अख्तर मलिक इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हुकूमती इक़दामात पे बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदाफ क्या हैं? मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर मुद्दत पूरी ही करनी है हुकूमत की, तो क्या वो जो चैलेंजेस सामने हैं उससे नबुर्दाज़मा होने की तैयारी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालिबा है उनकी नज़र में किस हद तक वैलिड है, या उनकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालिबा किसी दीवाने जहन की इख्तरा है? मौजूदा सूरत हाल में मीसाक मईशत और मीसाक जमहूरियत के नारे जिनकी तरफ से लगाए जा रहे थे वो तकमील के मराहिल तक क्यों नहीं पहुंचे? इस पूरे सियासी माशी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, मौजूदा सूरत हाल में वो जो कहा जा रहा था कि 3 महीनों बाद ही पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी और रिजर्व पाकिस्तान के बढ़ना शुरू हो जाएंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा, वो सारी सूरत हाल के तनाजुर में अगर आप मुआशी एदाद शुमार देखें तो किस हद तक बेहतरी दिखाई देती है आपको? जी यासर, जहाँ तक मईशत के इशारियों का तल्लक है, कोई ज़्यादा बेहतरी इन 7 महीनों में नहीं हुई, लेकिन उसकी वजूहत भी तो रही ना। देखिए ना, सैलाब का जिस तरह हुआ और फिर ये जो टर्माइल है, पॉलिटिकल टर्माइल, देखिए ये तो अपोजिशन ये कोशिश कर रही है। हालांकि तमाम पार्टियों की ख्वाहिश तो ये होना चाहिए कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। हमारे यहाँ ये होता है कि नहीं जी, जो पार्टी इन पावर है वो तरक्की ना करे, उसके खिलाफ जब ये बातें होती हैं, तो जब आप टर्माइल पैदा करेंगे, बाहर वाला सरमायाकार ही कोई नहीं आएगा। आज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, वही हुआ जो जिसका खर्चा था। पहली बार जब इन्होंने धरना दिया तो प्रेसिडेंट शी जो चाइना के, उनका दौरा था, उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी थी, उनका इरादा था, तो वो दौरा कैंसिल हो गया। आज शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा कैंसिल हो गया। तो जब पार्टियां इस तरफ लग जाएं कि ऐसा ना हो कि हुकूमत कोई ऐसा कारनामा कर दे या मईशत बेहतर हो जाए या रोज़गार आ जाए या बाहर से पैसा आ जाए, जब उसके लिए निगेट करना शुरू कर दें तो फिर मुल्क ने क्या तरक्की करनी? कोई भी पार्टी। शेख साहब, आप कहते हैं कि इस धरने की वजह से सऊदी जो क्राउन प्रिंस थे उनका
टूर जो है दौरा मुलतवी हुआ है, लेकिन आप ही के हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं ताहिर अशरफी साहब, उनका जो वीडियो बयान है उसमें उन्होंने किसी जगह ये जिक्र नहीं कहा। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं कि पॉलिटिकल तौर पे या धरना या दूसरा, उन्होंने कहा वैसे ही मसरूफियत किसी और कोई और मामला है जिसकी वजह से हुआ है और जल्द वो दोबारा ऐलान करेंगे। G20 समिट इंडोनेशिया के शहर बाली में उन्होंने जाना है, उसमें शिरकत करने के लिए जाना है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस तरीके से मंसूब किया जा सकता है? देखिए ना, अब क्या कहें, पहले प्रेसिडेंट शी का भी दौरा इस वजह से नहीं हुआ। पहले वाला छोड़ दे, अब का तो बता देना, वो पहले वाला आप बताइए। देखिए राणा साहब आप तो बिल्कुल अच्छी जो न्यूट्रल बात है वो करना होती है ना। बात ये है कि आप होते कोई इन्वेस्टमेंट लेके आना होता और ये टर्माइल होता, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए मुल्क में करूंगा और ये हालात चल रहे होंगे तो क्या करूंगा इन्वेस्टमेंट। शेख साहब यही एक सवाल है। शेख साहब बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, न्यूट्रल बात करनी चाहिए। तो पिछली हुकूमत जो थी जिसमें 3 लॉन्ग मार्च हुए, तो वो 3 लॉन्ग मार्च क्या वो पाकिस्तान की मआशत के लिए नुकसानदेह नहीं थे? क्या उस वक़्त कोरोना से मुल्क के अंदर तबाही नहीं फैली थी, कारोबार तबाह नहीं हुए थे? तो फिर वो जो करेंगे तो आगे अपोजिशन वही करेगी ना। नहीं वही मैं तो वही बात करूँगी, हम सारी पार्टियां अगर यही करती रहेंगी। लेकिन हमने तो अपोजिशन में भी चार्टर ऑफ इकॉनमी यही कहते रहे कि आए बैठे, चलो गलतियां होंगी, इतना तक कह दिया उस वक्त भी कि गलतियां ही होंगी, लेकिन कभी तो बैठे। क्या दूसरे मुल्कों में, इंडिया में भी आपने पॉलिटिक्स देखी होगी कि उनकी अपोजिशन पार्टियां या दूसरे ममालिक में, यूके में अब 2 महीने में 3 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हुए। क्या उनके यहाँ, मैं खुद गया हुआ था 3-4 महीने पहले, वहाँ काफ़ी दिन रहा। तो इस किस्म का टर्माइल चल रहा है। हम चाहते क्या हैं? क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं जापान में था, आज से बहुत अरसा पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 50 साल पहले। वहाँ पे वो मार्च कर रहे थे, अपना वो एहतजाज कर रहे थे। जब रेड सिग्नल हुआ ना तो वो रुक गए, फिर जब ग्रीन सिग्नल हुआ तब उनका वो एहतजाज शुरू हुआ। हम कब ये 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मौसम, हम तो हर चीज़ का सत्यानाश करते जाते हैं, जो रास्ते बंद कर देते हैं, टायर जलाते हैं। मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा राणा साहब, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। क्या हमारा मुल्क इस तरह आगे बढ़ेगा? अगर हम लगे रहेंगे कि सामने वाली जो पार्टी है गवर्नमेंट वो तरक्की करे ही नहीं। अब देखिए ना, ये बिल्कुल कोई शक नहीं कि मईशत बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही है, कोई तरक्की नहीं हुई 7 महीने में। जो हमारे टारगेट थे, ना रेवेन्यू टारगेट पूरा हुआ, ना हमारे यहाँ कोई मईशत की GDP ग्रोथ हो रही है, ना रिजर्व बढ़ रहे हैं। और IMF से हर पार्टी आके IMF से कर्जे लेगी। शेख साहब आप बहुत अच्छी बात करते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में हो सकता है कि दोनों तरफ के मुतालिबात जो हैं उनमें से कुछ मुतालिबात चुने जाएं जिसके ऊपर डेडलॉक ख़त्म किया जाए, उसी नुक्ते पे इत्तफाक किया जाए, तभी आगे के लिए कोई सूरत हाल बेहतर हो सके। जब आप बार बार बात करते हैं लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये भी कहते हैं इनसे किस मुंह से हम बात करें, ये तो फितना फैलाते हैं, फसाद फैलाते हैं, सड़कें बंद करते हैं, तो सर फिर इस तरीके से तो सूरत हाल काबू में नहीं ना आती। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हम सबको मिलके, देखिए असम्बली एक ऐसा फोरम है, वहाँ आ जाए दोबारा। एक तो उन्होंने असम्बली भी छोड़ दी, कब हम कहाँ उनसे डिस्कस करें। और फिर मैं कह रहा हूँ फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, वहाँ इनके मेंबर है ज़्यादा, वहाँ उसका काम है आपस में मईशत को के बारे में बेहतरी की बात करना। और जो हमने हुकूमत की, हम कोई वहाँ फार साइट करेंगे, हम वहाँ पे ओवर साइट करेंगे हुकूमत जो गलत जो काम हो रहे हैं। अब इस वक्त तो सिर्फ स्टेट बैंक का गवर्नर, FBR का चेयरमैन और फाइनेंस सेक्रेटरी, 3 आदमी मईशत चला रहे हैं और ये 3 लोग ब्यूरोक्रेट हैं। असम्बली की कोई, मैं असम्बली का चेयरमैन हूँ फाइनेंस कमेटी का, हमारी कोई ओवरसाइट ही नहीं है। हम इनको कोई ना हमें को बताते हैं कि वो कर क्या रहे। मैं आज की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। देखिए इसी तरह पिछली हुकूमत भी चलती रही। अगर 2-4 बंदे ही मुल्क चलाते रहेंगे फिर हमारा रोल क्या है? बैठ जाते हैं अपने घरों में, ये तो बता दें। चलो, मेरा मुल्क बहुत पीछे रह गया है। मैं मुल्क के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ इस वक्त। और अल्लाह के साथ करम करे, ये मुल्क आगे निकले, सबको मिलकर चलना चाहिए। शेख साहब ये तो बता दें मुझे, क्या होने जा रहा है? क्या कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बातें हो रही हैं? देखिए हमें यकीन जानिए राणा साहब, हम पार्टी में, हमारी पार्टी की मीटिंग भी नहीं होती, हमें कोई पता नहीं होता। लेकिन मैं आपको झूठ, लेकिन वैसे इस्लामाबाद के अंदर क्या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं? इस्लामाबाद में तो मुख्तलिफ अफवाहें चल रही है। ये भी चल रहा है अगर ये इसी तरह झगड़े जारी रहे
तो कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बात हो सकती है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुल्क को बचाना सबसे पहले, हमारी जो स्टेट है, रियासत को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त तो सारी दुनिया में हम पता नहीं, हम अपना मजाक बनवा रहे हैं, उड़वा रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं? चंद बंदे आगे आते हैं, वो टायर जला देते हैं और पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कोई ना बेचारा अस्पताल जा रहा है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको गैर आईनी इक़दाम का खदशा क्यों है शेख साहब? खदशा क्यों है? इमरान खान साहब बता दे वो क्या चाहते हैं, किस तरह बातचीत करना चाहते हैं। अगर यही तरीका है सिर्फ लॉन्ग मार्च का, तो आज इलेक्शन हो भी जाए तो जो पार्टी हार जाएगी वो 4-6 महीने बाद फिर सड़कों पर आ जाएगी। ये तरीका नहीं होगा। किसी तरह हमें कोई सेलर एलिमेंट को बैठना पड़ेगा। दोनों पार्टियों में बहुत अच्छे लोग हैं, तमाम पार्टियों में। दो पार्टियों में हो सकते हैं शेख साहब मेरा सवाल ले लें। दो पार्टियों में हो सकते हैं, लेकिन पीटीआई की राय यह है कि बात किससे करें? आपसे बात करें तो पीपी कहेगी हम स्टेक होल्डर बड़े हैं, पीपी से बात कर लें तो पीएमएलएन कहेगी हम बड़े स्टेक होल्डर हैं, दोनों से कर लें तो फिर मौलाना को कौन बनाएगा? वो कहते हैं 13 जमातों का मजमुआ है, या तो फिर खुद नाम शॉर्टलिस्ट करके भेज दें, हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बड़ी अच्छी आई, सारी पार्टियां मिलकर देना। ये इस वक्त एक हुकूमत है, और या मैंने एक तजवीज़ दी है, फ़र्ज़ करो उनको बाद लोग पसंद नहीं है, जो उनको अच्छे लगते हैं ना मौजूदा पार्टियों में से, हर पार्टी में से उस रेशो से, जैसे पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत है, उससे हर पार्टी में वो अपने मतलब के अच्छे वोट चुन लें। हम अपने मतलब के इनकी पार्टी में चुन लेते हैं ताकि बैठे। कोई लोग तो किसी को पसंद करते बैठना चाहिए, लेकिन उसके लिए इकदाम वफाकी हुकूमत को उठाना पड़ेगा, रियासत को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। वफाकी हुकूमत खुद नॉमिनेट करे, गुडविल जेस्चर दे तो सूरत हाल काबू में आ सकती है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।